हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है नवेद और आज आप देख रहे हैं हमारे साथ में एचडी न्यूज। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं चुनाव पर, दिल्ली के चुनाव पर, जहां पर कि बीजेपी को 48 सीटें मिली हैं और आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिली हैं। आज हमारे साथ में बैठे हुए हैं डॉक्टर अशरफ साहब हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और दूसरी तरफ हमारे साथ बैठे हैं राजू पाशा साहब, जो कि कांग्रेस से हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि इन दोनों की विचारधारा बिल्कुल अलग है। ये कांग्रेस की बात करते हैं तो सर ज्यादातर मुस्लिम्स की बात करते हैं, एमआईएम पार्टी के साथ में थोड़ा सा मतलब उस तरह की बात नहीं करते, बट फिर भी थोड़ा सा झुकाव उधर रहता है। तो पहला सवाल मेरा डॉक्टर अशरफ साहब आपसे ही है। तो प्लीज आप ये बताइए कि दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी इस बार इलेक्शन हारी है, आपको क्या लगता है, क्या रीजन था? क्या मुसलमानों ने आम आदमी पार्टी से अपनी थोड़ी सी नाराजगी जाहिर की, या फिर ऐसे ही कुछ? थोड़ा बताइए जरा। सबसे पहले थैंक यू सो मच नवेद भाई फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। दिल्ली चुनाव में जहां तक मेरा अपना सोच है और कि आम आदमी पार्टी की हार की वजह उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं करना रहा, पहली चीज। दूसरी चीज जो रही है, उन्होंने बहुत ज्यादा बड़बोलेपन कई जगह इस्तेमाल किया बीजेपी के खिलाफ। और तीसरी चीज, मुसलमानों को उन्होंने इग्नोर कर दिया। उन्होंने सोचा कि मुसलमान तो हमारे पास आएंगे ही, वोट भी देंगे। क्यों लगता है आपको ऐसा कि उन्होंने मुसलमानों को इग्नोर किया? देखें, उसका कहाँ फील हुआ आपको कई ऐसा? कई वजूहात है। जैसे देखेंगे, किसी भी मुस्लिम लोकेलिटीज में वो वोट मांगने नहीं गए, ऑलमोस्ट मुस्लिम लोकेलिटी में जी नहीं गए। दूसरी चीज, आपको अगर 2014 की बात याद होगी, हाँ। तो उनका एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने बोला था, केजरीवाल साहब ने, कि मुसलमानों को सीट देने की क्या जरूरत है, वो तो ऐसे ही बीजेपी से डर के वोट देंगे। ये उनका स्टेटमेंट है। बड़ी बात कह रहे हैं आप। ये रिकॉर्डेड है उनका, उनकी ऑडियो वायरल हुई थी। ओके जी। लेकिन फिर उसके बाद में जो भी मुसलमान थे उन्होंने उनको वोट किया। हाँ, वो वोट इसलिए हुआ कि उस वक्त एक लहर थी, इन्होंने एक अन्ना आंदोलन की शुरुआत की थी, उससे ये इनकी पार्टी की जन्म हुई थी। तो इस वजह से एक चेंज के नाम पे उनको वो वोट मिला था। मुसलमानों का भी अच्छा खासा वोट मिला। यहाँ तक के 2000 अभी जो 20 वाला चुनाव हुआ था, उसमें भी अच्छा खासा वोट मिला था उनको मुसलमानों का। लेकिन मुसलमानों के मुद्दे पे वो कभी भी नहीं रहा, आगे स्टैंड नहीं किया। उन्होंने अपने आप को बस इसी में लगे रह गए कि मुझे हार्ड हिंदुत्व में बीजेपी से आगे हम बढ़ जाए। ओके इस बार भी उन्होंने ऐसा कुछ देखने को मिला है? इस बार भी अब जैसे देखे, उन्होंने मुसलमानों को तो बिल्कुल इग्नोर ही किया ना। किसी भी मुद्दे पे मुसलमानों के साथ वो कभी खड़े ही नहीं हुए, अपने आप को अलग रखा। टिकट तो दिए है ना उन्होंने मुसलमानों को। तो टिकट उन्होंने कितने दिए हैं टिकट? और मुसलमानों की जो वोट परसेंटेज है दिल्ली में, मुसलमानों की जो आबादी है वोटर लिस्ट में, और उसका कितना परसेंट उनको वोट मिलता है? वोट तो सारा उन्हीं को मिलता है। लेकिन इस बार तो मुसलमानों ने उनके साथ मुझे लगता है खेला कर दिया। तो मुसलमान क्यों देंगे उनको वोट? आप जब मुसलमानों के ताल्लुक से कुछ करेंगे ही नहीं, उनका जो जेन्युइन इश्यूज होगा उस पे अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे, चुप बैठ जाएंगे, वहां पे आप हिंदुत्व कार्ड खेलेंगे, तो क्यों वोट देगा मुसलमान? अच्छा, तो एक डर और मुसलमानों के अंदर आ जाता है, जो कि यही पार्टियां बिठाती हैं कि अगर दिल्ली में बीजेपी सरकार आ जाती है तो ये जो मुसलमानों की घरों में बिल्डिंगें बनी हुई है इनकी 5-5 6-6 माला की, उन सब पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। ऐसा डर बिठाला जाता है। अब तो बीजेपी की सरकार आ चुकी है, तो अब क्या लगता है, मतलब क्या ऐसा होगा? ये सिर्फ डर दिखाया जाता है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों का ही बिल्डिंग्स बना हुआ है। दिल्ली की ऑलमोस्ट आधी आबादी से ज्यादा वो इलीगल आबादी है, जिसको लोग बोलते हैं पावर ऑफ अटर्नी पे है, रजिस्टर्ड नहीं है। तो इसमें कहीं कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, सारे लोग हैं इसमें। कहां से बुलडोजर चलाएंगे भाई? वो इलेक्ट्रिसिटी लाइन दे रहे हैं, वो गैस सप्लाई दे रहे हैं, कैसे बुलडोज कर देंगे? ये डर दिखाया जाता है मुसलमानों को कि भाई बीजेपी सत्ता में आ जाएगी तो ऐसे करेगी, वैसे करेगी। और ये जो वोटिंग सेकुलर पार्टी है ना जी, वोटिंग सेकुलर पार्टी शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं कि वोट लेने के लिए अपने आप को सेकुलर पार्टी बोलते हैं ये, बाकी इनके में कोई सेकुलरिज्म नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब एक सवाल जरा राजू पाशा साहब से पूछ लेते हैं कि राजू पाशा भाई, दिल्ली में अभी इलेक्शन हुए हैं। आप लोग कहते हैं कि कांग्रेस सॉरी एमआईएम पार्टी जो है वो बी टीम है, लेकिन अभी अभी दिल्ली में जस्ट इलेक्शन हुए हैं, तो 15 से 20 सीटें ऐसी हैं जहां पर कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की वजह से हारी है। अब आप इस पर क्या कहेंगे? ये मत कहना कि भाई
एमआईएम पार्टी ही बी टीम है। यहाँ तो आपकी पार्टी ने उस तरह का थोड़ा खेला कर दिया आम आदमी पार्टी के साथ में। देखिए, कांग्रेस ने किसी के साथ कोई खेला नहीं किया है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते उसका फर्ज है कि वो दिल्ली में चुनाव लड़े और सारी सीटों पे चुनाव लड़े। जो नेशनल पार्टियां होती हैं और वो जब पूरी सीटों पे चुनाव लड़ती हैं तो उसको हम कभी भी वोट कटुआ नहीं कह सकते। वोट कटुए हमेशा वही पार्टी होती हैं जो आती हैं, एक दो सीटों पे चुनाव लड़ती हैं और पूरे चुनाव का समीकरण खराब कर देती हैं। जैसे आपने बात करी अभी वोट कटुआ की, एएमआईएम इसमें एक नंबर पे आती है वोट कटुए में। जैसे आपने देखा ओखला की विधानसभा और मुस्तफाबाद विधानसभा, मुस्तफाबाद से ताहिर साहब प्रत्याशी थे जो निगम पार्षद भी रहे और जिनका सीए एनआरसी में बहुत जगहों पे उनका नाम आया, दिया है उन्होंने। हाँ जी, वो लड़े हैं मुसलमानों के लिए सर। जी, मैं इस बात से सहमत हूं कि वो लड़े हैं या नहीं लड़े हैं, लेकिन जो ओखला वाली सीट है वहां पर भी एक सिपा और रहमान साहब चुनाव लड़े हैं और अच्छा चुनाव लड़े हैं। उन्होंने 39 से 40,000 वोट ओखला में लिए हैं और इतने ही तकरीबन उन्होंने मुस्तफाबाद पर भी इतने वोट लिए हैं। ताहिर हुसैन साहब ने, ओवैसी साहब सिर्फ 2 सीटों पे आए। उन्होंने वहां पर आकर सीए एनआरसी जो मुद्दा 5 साल पहले से गायब हो चुका था, उस मुद्दे को फिर से आके उन्होंने उखेड़ा है उसको। ठीक है, ये तो अच्छी बात है। नहीं, अच्छी बात नहीं है। गड़े मुर्दे उखेड़ना कभी अच्छी बात नहीं होती है सर। सीएए एनआरसी, अरे आप सुनिए, हाँ बिल्कुल, हम सीए एनआरसी का मतलब समझते हैं और सीए एनआरसी का अगर सबसे ज्यादा विरोध किसी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। लेकिन ऐसे वक्त में अगर आप 2 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं और एनआरसी का एक आपने इतना बड़ा मुद्दा बना दिया जिसका नुकसान पूरी दिल्ली के अंदर देखने को मिला है, और खास करके जो बी टीम का एक ठप्पा एएमआईएम पे लगता है उसको कहीं ना कहीं उन्होंने सही भी साबित किया है, क्योंकि मुस्तफाबाद वाली जो सीट है जहां से अदील खान जो थे वो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं और अली मेहंदी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी से कहीं ना कहीं नाराजगी थी लोगों के मन में, लेकिन अली मेहंदी के समर्थन में कहीं ना कहीं लोग थे, उनकी तरफ लोग आना चाहते थे। लेकिन वहां पर एकदम से ओवैसी साहब की एंट्री होती है और ओवैसी साहब वहां पे ताहिर साहब को प्लांट कर देते हैं कि यहाँ से चुनाव ताहिर साहब लड़ेंगे। वो चुनाव लड़े वहां पर और उनके चुनाव लड़ने का नतीजा ये हुआ कि वो 39 से 40,000 के आसपास वो भी वोट ले गए वहां पर और उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला। और इसमें एक देखने वाली चीज ये भी रही है इस चुनाव में, जो सिपा और रहमान साहब हैं या ताहिर साहब हैं उनको बहुत टाइम से बेल भी नहीं मिल पा रही थी, लेकिन चुनाव के लिए उन्हें बेल दी गई। कानून है ये तो सर। अरे देखो, कानून अगर चाहता है बेल लेने के लिए, अगर कोई व्यक्ति चाह रहा है कि उसका नॉमिनेशन हो तो फिर उसके लिए उसको आना तो पड़ेगा भाई। तो उसी वजह से उनको बेल मिली चुनाव लड़ने के लिए। अभी उन पर आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, चार्जशीट भी नहीं लगी है, पिछले 5 सालों से वो जेल के अंदर बंद है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। खाली ताहिर साहब या सिपा रहमान साहब ही नहीं, पूरे भारत के अंदर पता नहीं कितने मुसलमान लोग ऐसे हैं जो जेलों में बंद हैं, जिन पे सिर्फ आरोप लगे हुए हैं, साबित नहीं हुए हैं। अच्छा, इस बारे में उनको जमानत नहीं मिल रही है। लेकिन यहाँ पे दोनों प्रत्याशियों को जमानत मिल जाती है प्रचार करने के लिए। जैसे चुनाव प्रचार बंद होता है उनको वापस जेल भेज दिया जाता है। अच्छा, इस बारे में मैं थोड़ी जरा सर से बात कर लेता हूँ। सर, अभी जो सर ने कहा, आपने सारी बातें सुन रखी हैं। सर ने कहा है कि उन दोनों कैंडिडेट को इसी वजह से जमानत मिल गई ताकि वो लोग आकर के आम आदमी पार्टी के या कांग्रेस के वोट काटे। क्या आप इस बारे में क्या बात कहना चाहते हैं, बताइए। देखिए, ये तो रिजल्ट सब कुछ दिखा रहा है। पाशा भाई का कहना है कि आम आदमी ये एआईएमआईएम ने वोट कटवा का रोल यहाँ प्ले किया है। अगर वोट कटवा का रोल एआईएमआईएम ने प्ले किया है तो 10 सीटों पे जो बीजेपी की जीत हुई है, 15 सीटें लगभग 15 सीटें, हाँ, तो वहां तो कांग्रेस ने की वजह से हुआ है। तो अब क्या कांग्रेस को हम बी टीम बोलेंगे? बीजेपी का, हाँ। कांग्रेस को बीजेपी का बी टीम बोलेंगे हम? सही बात है। अगर ऐसा है तो कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि उन्होंने 10 सीटों पे ऐसा 10 से 15 सीटों पे ऐसा हुआ। और ये 48 सीटों का जो बीजेपी जीत हुई है दिल्ली में, 48 सीट का,
और सिर्फ 22 सीट पे आम आदमी पार्टी जीते हैं। एआईएमआईएम ने अपने कितने कैंडिडेट को खड़ा किया था? 2 कैंडिडेट पे खड़ा किया था। तो और 2 में भी एक जो है वो इनको मिल ही गया, केजरीवाल साहब को, आम आदमी पार्टी को। हाँ, अमानत साहब तो की वहां सीट तो मिल गई। जीते। तो अगर एक जगह पे वो ये बोलेंगे कि भाई ये वोट कटवा पार्टी है, तो बाकी 47 जगहों पे इन्होंने क्या किया? सही कैसे बात। बीजेपी जीत गई? चलो अच्छा, इस बारे में थोड़ा जरा राजू भाई आप बताइए, आप कह रहे थे ना पाशा भाई, देखिए, बताइए। मैं जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि वो शायद कांग्रेस को वोट कटवा बताने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो वो बात बिल्कुल आप इस इलेक्शन में आप देख सकते हैं। ये बात तो साबित हो रही है सर, कटवा बोल रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि अगर इस बेसिस पे एआईएमआईएम को वोट कटवा बोला जाएगा, तो सेम बेसिस पे डॉक्टर साहब, कांग्रेस वोट कटवा हो गई। उस बेसिस पे, सेम बेसिस पे कांग्रेस भी वोट कटवा कहलाएगी ना। उसी कोट कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। जैसे आपने कहा कि सिर्फ 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी एमआईएम, बाकी सीटों पे तो फिर कांग्रेस वोट कटवा हुई। देखिए, कांग्रेस कभी वोट कटवा नहीं रही है। कांग्रेस हमेशा गरीबों का, वंचितों का, पिछड़ों का, दलितों का, हिंदुओं का, मुस्लिमों का, मतलब ऑल ओवर जितनी भी कास्ट है, सबको साथ लेके चलने की बात करती है। आप हमारे सीनियर हैं डॉक्टर साहब, आप हमसे बड़े हैं उम्र में भी और तजुर्बे में भी। 1-1% वोट का जो परसेंटेज होती है वो इफेक्ट करती है इलेक्शन को। दूसरी बात, एक एक बयान पूरे पूरे प्रदेश के इलेक्शनों का समीकरण बदल देता है। सीए एनआरसी का मुद्दा जो था, जो इस चुनाव का कोई मुद्दा नहीं था, उसको प्लांट करने वाले ओवैसी साहब हैं और उसका फर्क सारी जगहों पे पड़ा है। अब हम बात करते हैं कि भाई बीजेपी तो 48 सीटें लेके गई है और आप जो है 22 सीटें लेके गई है, और 10 सीटें जो आप बता रहे हैं कि मतलब उस पे कांग्रेस ने वोट काटने का काम किया है, वहां पे कांग्रेस सेकंड पे और थर्ड पे आई है। उन जो 10 सीटों का आंकड़ा लोगों के बीच में चल रहा है, सोशल मीडिया के जरिए या किसी भी जरिए से जो चल रहा है, वो इसलिए चलाया जा रहा है, कहीं ना कहीं जो अहंकार था आम आदमी पार्टी के अंदर, जो केजरीवाल के अंदर अहंकार था कि नहीं मैं चुनाव लड़ूंगा और मैं चुनाव जीतूंगा, वो अहंकार उनको लेके डूबा है। उन 10 सीटों से ये दिखाया गया है कि अगर कहीं ना कहीं दोनों मिलके चुनाव लड़े होते, तो ये जो कहीं पे 2500, कहीं पे 3000, कहीं पे 2000, कहीं पे 500 वोटों की जो फर्क रहा है, शायद ये फर्क ना रहता और दोनों मिलकर सरकार बना लेते। क्या केजरीवाल जी के पास में ऑफर नहीं था? ये नहीं, ऑफर था साथ में लड़ने का, ऑफर बिल्कुल ऑफर था, लेकिन जो अहंकार होता है ना आदमी का, केजरीवाल साहब ने, हम लोग कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इस उम्मीद में थी कि शायद हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और इसी वजह से शायद, जैसे मेरा मानना है, मैं इसमें श्योर नहीं हूं, लेकिन कांग्रेस ने अपनी जो लिस्ट जारी की है वो बहुत लेट की है। और केजरीवाल साहब जब पूरी दिल्ली ये कयास लगा रही थी कि ये दोनों इंडिया गठबंधन के पार्ट्स हैं और ये शायद मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो उस स्थिति में केजरीवाल ने अपने प्रत्याशी उतारना शुरू कर दिए थे। अच्छा, एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आ रहा है कि दिल्ली चुनाव में मुस्लिम फैक्टर का क्या रहा? मुस्लिम के बारे में थोड़ा बताइए। हाँ। थोड़ा सा, क्योंकि देखिए हर जगह पर, और ये जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं, इनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जीत के लिए मुस्लिम वोट, क्योंकि ये वोट एक तरफा जाता है और ये वोट जो है ये वोट चीजों को मैनेज करता है। बिल्कुल ठीक है, डिवाइड हुआ इस बार, इधर उधर जा करके मैनेज करता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज भी सामने आ रही है और लोग आम आदमी पार्टी से इस वजह से भी थोड़ा सा खफा थे मुसलमान की, इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ इतनी ज्यादा, मतलब स्टार्टिंग में कर चुके हैं ये हरकतें। आपने देखा होगा मरकज वाला मुद्दा, यस, इन्होंने स्पेशली कहा, जितने भी दिल्ली में कोरोना के मरीज थे उनके बारे में इन्होंने स्पेशली कहा, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि 2 लिस्ट जारी हुई। हाँ, 2 लिस्ट जारी हुई कि एक मरकज की वजह से स्प्रेड हुआ और दूसरा जो है वो आम जो है स्प्रेड हुआ। ये चीजें पाशा भाई का ये कहना था कि कांग्रेस, ये एआईएमआईएम ने यहाँ पे मुद्दा क्यों उठाया इसका, एनआरसी का, वो कोई मुद्दा नहीं था। कैसे मुद्दा नहीं था भाई? इस इलेक्शन का मुद्दा नहीं था। अगर एआईएमआईएम ने मुद्दा नहीं यहाँ उठा दिया तो इसके पहले कांग्रेस ने क्यों नहीं उठाया? इतने सारे जो नौजवान लड़का लड़की बेकसूर हमारे जो यूथ हैं और जेल में बंद हैं, उसके लिए कांग्रेस ने कौन सी आवाज उठाई, किस प्लेटफॉर्म पे आवाज उठाया, बताइए। देखिए, कांग्रेस हमेशा ही आवाजें उठाती रही है। एनआरसी का विरोध भी सबसे पहले कांग्रेस ने ही किया है।
मैं रोड पर तो कभी नहीं दिखी कांग्रेस हमको। वो देखने का नजरिया है, आपने शायद देखी नहीं होगी उस नजर से। ठीक है, आपको याद होगा प्रियंका गांधी जी इंडिया गेट पे जाके जब ये सीए एनआरसी के खिलाफ धरने पे बैठी थी और उसको पूरे भारत के चैनलों ने उसको दिखाया था। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब ये मुद्दा इस टाइम क्यों आया, ये मुद्दा इम्प्लेंट किया गया है इस वक्त इस चुनाव में पोलराइज करने के लिए, पोलराइज करने के लिए। किसने करवाया? ओवैसी साहब ने, ओवैसी साहब ने, ओवैसी साहब ने तो ओवैसी साहब का तो हक बनता है ना संविधान से, हाँ, बिल्कुल वो पार्टी चला रहे हैं, एक पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, डॉक्टर साहब सब कुछ, तो वो चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे? डॉक्टर साहब मैं आपकी बात से मैं सहमत हूँ, बहुत सारी बातों से मैं आपके सहमत हूँ और बहुत सारी बातों से सहमत नहीं हूँ। ओवैसी साहब इतने बड़े समर्थक हैं या एनआरसी सीए के विरोधी हैं। आपने देखा होगा जब पूरे भारत के अंदर, हर जिले के अंदर, हर स्टेट के अंदर जब साइन बाग बन रहे थे, लेकिन एक हैदराबाद एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट था या एक ऐसा शहर था, राज्य तो तेलंगाना है, तेलंगाना का एक मतलब डिस्ट्रिक्ट है, हैदराबाद शहर है, वहां पे कोई साइन बाग नहीं बना था, क्योंकि वहां से ओवैसी साहब क्या वहां पे नहीं बना सकते थे, या वहां पे उनके लोग या उनके सपोर्टर नहीं बैठ सकते थे? जी देखिए, जब उन्होंने पार्लियामेंट से लेकर के सड़कों तक उन्होंने आवाज उठाया एनआरसी के ताल्लुक से, एनआरसी में किसने सपोर्ट किया और किसकी वजह से एनआरसी जो है वो कानून बन गया? किसी जमाने में कांग्रेस की सहयोगी पार्टी थी जनता दल, बिहार में जनता दल यूनाइटेड, उन्होंने अगर राज्यसभा में वोट नहीं किया होता तो ये कानून नहीं बना होता। देखिए देखिए कांग्रेस के साथ मसला क्या है पाशा भाई, मैं आप बहुत शुभचिंतक हूं आपका, मैं इसलिए बता रहा हूं, आपके यहाँ सबसे बड़ा मसला क्या है ना कि लोग जो पदाधिकारी बैठे हुए हैं वो अपना निकम्मापन छुपाने के लिए इल्जाम डाल देते हैं कि एआईएमआईएम जो है वो बी टीम है, हालांकि परफॉर्म वो खुद नहीं कर पाते हैं। आपके यहाँ ऐसे ऐसे पदाधिकारी जो हैं जो कोई काम करते ही नहीं है पार्टी के लिए, मतलब आपके यहाँ एक सबसे बड़ा मसला है जो मैं बता रहा हूँ आपके पार्टी के अंदर की बात, ठीक है ना? देखिए डॉक्टर साहब, पाशा साहब सुन लीजिए मेरी बात। आपके यहाँ मसला सबसे बड़ा क्या है ना कि कमा के लाने वाला एक नेहरू गांधी फैमिली है और बाकी सब जो है खाने वाला है। जब सरकार बनेगी, आपकी सरकार बनती है तो मिनिस्टर बनने के लिए सारे आ जाते हैं और उसके पहले सारे के सारे निकम्मेपन में रहते हैं, अकेले सोनिया गांधी और राहुल गांधी को छोड़ देते हैं और इल्जाम आप डाल देते हैं वो बेचारे असदुद्दीन साहब को, बी टीम है। देखिए भाई आप काम तो कर लीजिए। ओवैसी साहब ने बी टीम होने का सबूत दिल्ली में भी दिया है। कब? और हर स्टेट में जहां पर भी चुनाव होता है वो वहां पर इस चीज का सबूत देते हैं कि वो बी टीम है। देखिए अगर वो एक नेशनल पार्टी है तो वो सारे स्टेटों में चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं? अच्छा, ये बी टीम का मुस्लिम टीम का नामकरण किसने दिया? कांग्रेस नहीं दिया ना? नहीं दिया नहीं, वो साबित हुआ। सर ये नाम दिया हुआ सर, मैं आपको कैसे दे सकता हूँ? ये कांग्रेस का नाम दिया हुआ है सर, मैं आपको कैसे दे सकता हूँ? अगर आप साबित करेंगे, अगर मुझे शक है आपके ऊपर और आप उसको साबित कर देंगे तो मैं आपको बी टीम बोल दूंगा। मैं आप साबित कैसे कर रहे हैं? हम आपने 48 सीटों पे आपने क्या परफॉर्मेंस किया आप बता दें। 48 सीटों पे मैं 48 सीटों पे आपने क्या परफॉर्म? मैं आपको बता रहा हूँ, बताइए। 48 सीटों पे हमने बहुत अच्छा हमारा चुनाव रहा है। 48 नहीं 70 की 70 सीटों पे हमारा वोट शेयर भी बढ़ा है। बहुत सारी जगहों पे हम सेकंड नंबर पे आए हैं, थर्ड नंबर पे आए हैं। हमने आखिर कोई आम आदमी पार्टी या उसको जो भी राज्य की पार्टियां होती हैं, हमने अकेलों ने उनको जिताने का ठेका नहीं ले रखा है। हम जो चुनाव लड़े हैं, हम जनता के बीच में जाके चुनाव लड़े हैं। लेकिन जिन मुसलमानों को केजरीवाल ने दरकिनार किया है, उन मुसलमानों ने फिर भी भरोसा करके, जो उनके मन में डर बिठाया गया कि नहीं अगर बीजेपी आ जाएगी तो ऐसा हो जाएगा, बीजेपी आएगा तो वैसा हो जाएगा, फिर भी मुसलमानों ने कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट किया है। कांग्रेस खाली दिल्ली नहीं, पूरे देश के अंदर हर वंचित का मुद्दा उठाती है और उठाती रहेगी। वो ऐसा नहीं है कि दिल्ली में लोगों ने अगर उनको वोट नहीं दिए हैं, अगर दिल्ली में डॉक्टर साहब अगर उनको वोट नहीं दिए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस अपने मुद्दों से पीछे हट जाएगी। लेकिन केजरीवाल साहब को आपने देखा है, केजरीवाल साहब किसी मुस्लिम बहुल सीट पे प्रचार करने के लिए नहीं आए।
वो सबको पता है, छोटा रिचार्ज बड़ा रिचार्ज के नाम से वो जाने जाते हैं। तो वो छोटे रिचार्ज इसलिए नहीं छोटा है, रिचार्ज क्या है चाहिए? छोटा रिचार्ज मैं बताता हूँ क्या है। हाँ, बड़े रिचार्ज तो आपको पता ही है कौन है। ठीक है, कौन है बड़े रिचार्ज? बड़े रिचार्ज आप जानते हैं अच्छे से, भाजपा ठीक है, वाले ठीक है, मोदी ठीक जी है। जो हैं वो बड़े रिचार्ज हैं, और ये जो हैं केजरीवाल ये छोटे रिचार्ज हैं। अच्छा, क्योंकि बीजेपी का और केजरीवाल साहब का एक ही मकसद रहा है, सिर्फ कांग्रेस को खत्म करना। ठीक है। चाहे उन्होंने दोनों ने मिलके किया हो या अलग अलग किया हो, उनका मकसद यही रहता है। पंजाब देख लो, पंजाब में जहां पे बीजेपी खुद नहीं हरा सकती है कांग्रेस को, वहां केजरीवाल साहब को भेज देती है। उसका अभी हरियाणा में का रिजल्ट आपने देखा होगा, तो आप गुजरात का देखा आप होगा। पासवान साहब इस चीज को आप ऐसे बताइए, जब आप खुद बोल रहे हैं कि बी टीम है वो केजरीवाल आरएसएस की या बीजेपी की, बीजेपी तो आप उनके साथ सर आपने गठबंधन क्यों कर लिया सर? आप हमने भरोसा किया, आपकी पार्टी को खत्म किया था उसने। हमने भरोसा किया। आपको एक चीज याद होना चाहिए कि 2010 से 2013 तक आरएसएस प्रायोजित मनाई गई राजनीतिक हनीमून रामलीला मैदान में जो मनाई गई थी, उसकी उत्पत्ति है आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी जब उसकी उत्पत्ति है, तो ये आरएसएस के सौतेले बेटा हुए। देखिए, तो एक तरफ जहां बीजेपी है, वहां दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है। आपने उनसे कैसे कर लिया सर? हाँ, मैं बता रहा हूँ, बताइए। हमने बारी बारी हर पार्टी पे भरोसा किया है। कुछ क्या होती है, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं चुनावों की, जहां पर तालमेल बिठाना पड़ता है। हमने 2024 के इलेक्शन में हमने गठजोड़ किया, लेकिन दिल्ली के अंदर भी जो सीटें हम हारे, वो कहीं ना कहीं उसमें आम आदमी पार्टी के विधायकों का बड़ा रोल रहा है। महाराष्ट्र में क्यों आ रहे सर आप? सुनिए सर, महाराष्ट्र में कहाँ आ रहे हैं हम? महाराष्ट्र में लोकसभा में, अभी बात लोकसभा की कर रहा हूँ, आप जो है एआईएमआईएम को असदुद्दीन मैं बता रहा हूँ, आप जो है उनको बी टीम बोल देते हैं। वहां पर भी तो प्रपोजल भेजा था कि महाराष्ट्र में चुनाव हम साथ में लड़ेंगे। नहीं, हम किसी भी तो सर आपने अच्छा वो कट्टर पार्टी है? कट्टर पार्टी है। अच्छा, अगर कट्टर पार्टी है तो 2004 से लेके 2012 तक आपकी सरकार के सहयोगी कैसे थे मनमोहन के जमाने में? तो हमने बोला हम अभी केजरीवाल के साथ भी, हम केजरीवाल के साथ भी सहयोग, आपके साथ सहयोग चाहते थे कांग्रेस पार्टी के साथ, वो मैं बता रहा हूं। आरएसएस हेडक्वार्टर जो नोमेनक्लेचर देती है कि ये कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, तो आप डर जाते हैं। आपको लगता है कि अरे हम तो तुष्टीकरण कर रहे हैं। आप सच्चाई बयान नहीं कर पाते हैं सर। कांग्रेस पार्टी के जितने बड़े बड़े प्रवक्ता हैं, लीडर हैं, वो सच्चाई नहीं बोल पाते हैं। कौन सा तुष्टीकरण किया आपने मुसलमानों का? क्या कर दिया आपने? सर कुछ भी नहीं किया आपने। तो आपको चाहिए था कि नहीं, आरएसएस झूठ बोल रही है, लेकिन आप लोगों ने कभी नहीं बोला। नहीं, क्यों नहीं? आरएसएस जो है, आपको पता है सर, अगर आप आरएसएस के बारे में पता है ना, कि आरएसएस सबसे बड़ा हिंदू विरोधी पार्टी है। उन्होंने हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया। हम तो पंचर बनाते ही थे, आज वो भी पंचर बना रहे हैं। देखिए, तो ये चीज आपके कांग्रेस वाले लोग क्यों नहीं बोलते हैं ये चीज? देखिए डॉक्टर साहब, डरते हैं सर? नहीं, कोई नहीं डरता। कांग्रेस, अगर नहीं डरते तो एक चीज बोलेंगे, तो फिर हम ये बोलेंगे कि फिर ये सामंतवाद और ब्राह्मणवाद का जो है ये हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? आप ब्राह्मणवाद और सामंतवाद दोनों तरफ है। नहीं, तो हम तुम चचेरे भाई वाली बात हो गई। तेरे चचेरों की बात नहीं चल रही है डॉक्टर साहब यहाँ पे। तो यहाँ पे बात तेरे चचेरों की नहीं चल रही है, यहाँ बात चल रही है मुद्दों की। यहाँ बात चल रही है मुद्दों की, ठीक है? आप शायद डिबेट को कहीं दूसरी साइड ले गए। आप नहीं, मैं किसी साइड नहीं, कांग्रेस पार्टी, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, कोई एआईएमआईएम का प्रवक्ता नहीं हूँ। आपकी लेकिन विचारधारा है, और नहीं अगर आपकी विचारधारा है। सर आपको मैं बता दूं कि एक जमाने में कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बड़ा समर्थक रहा हूं, तकरीबन 20 सालों तक। और कांग्रेस जिस जमाने में 1992 लोगों को अपने ट्विटर अकाउंट पे फॉलो करती थी, तो आई वाज 192%, 1192%। ठीक है, मैं पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करता था कांग्रेस का, राहुल गांधी जी को टैग करके, जहां जहां लगता था कि वो गलत कर रहे हैं डिसीजन। आज राहुल गांधी जी आपके बात कर रहे हैं बैकवर्ड की, आपके बात कर रहे हैं दलित की। मैंने उनको मैसेज किया था कि सर अगर आप चुनाव जीतना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि आरएसएस की सच्चाई बताइए कि वो हिंदू विरोधी है, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप बैकवर्ड की राजनीति कीजिए, क्योंकि फॉरवर्ड आपको वोट नहीं दे रहा है, तो क्यों फॉरवर्ड को रखे हुए हैं आप? देखिए, आज वो आ गए इस पे। देखिए, बैकवर्ड की बात राहुल जी हमेशा, मतलब मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि जो जितने भी शोषित, वंचित, दबे कुचले लोग हैं, उन सब की बात कांग्रेस हमेशा करती आई है। और बात की आपने आरएसएस की, तो आरएसएस की सबसे बड़ा जो विरोधी हैं
वो राहुल गांधी जी हैं। हाँ, राहुल गांधी जी हैं, ठीक है, मैं 100% मानता हूँ। और कांग्रेस ने कभी लेकिन समर्थन सिर्फ नहीं राहुल किया। गांधी जी हैं और उनका परिवार है, उसके नहीं, अलावा नहीं, आप ऐसा नहीं। सर, क्या आप इमरान प्रताप गढ़ी सर, को क्या आप समर्थक मानते हैं? सर इमरान प्रताप गढ़ी को इमरान छोड़ दीजिए प्रताप ना। गढ़ी को आप समर्थक मानते हैं? इमरान प्रताप गढ़ी तो अभी आए हैं ना। गुलाम नबी आजाद, नई फसल है। गुलाम नबी आजाद समर्थक थे। ये कौन थे? हमारे पूर्व राष्ट्रपति अहमद पटेल साहब क्या सर, पूर्व समर्थक थे? राष्ट्रपति महोदय जो हमारे थे, पंडित प्रणब मुखर्जी जी, हाँ, वो क्या थे? वो बहुत ऊंचे पदों पे थे ना सर। देखिए सर वो तो जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी का डेथ हुआ था, उस वक्त उनका प्राइम मिनिस्टर के लिए नाम आ रहा था। अब वो जाकर के वहां पे आरएसएस हेडक्वार्टर चले आते हैं और लिखते हैं कि हेडगेवार वाज ए नाइस मैन। देखिए, आपका तो सर वहां पे है, आप तो बी टीम तो आप हो गए सर। नहीं, हम भी टीम कैसे हो जाएंगे? तो कैसे चले गए वहां पे पंडित प्रणब मुखर्जी जी? अरे वो कब गए और किन परिस्थितियों में गए या नहीं गए? हाँ, मैं वो उस जब पे प्रेसिडेंट नहीं थे तब गए। आप कह रहे हैं ना, हमने आरएसएस की विचारधारा, सर का कहना है कि आज जो कांग्रेस है वो गांधी परिवार को छोड़ करके लगभग 80% से ज्यादा लोग आज आरएसएस के भरे पड़े हैं, और इसीलिए राहुल गांधी जी के जो डिसीजन है, मुझे लगता है वो भी कुछ ऐसे इसी वजह से आते हैं क्योंकि उनके इर्द गिर्द शायद ऐसे वैसे लोग भरे पड़े हैं। नवेद भाई उन्होंने बताया था, राहुल गांधी जी ने खुद जी, जब वो पार्टी के अध्यक्ष पद से छोड़ा था उन्होंने, तो उस वक्त बताया था कि मैं अकेला पड़ गया हूं। ये उन्होंने खुद बोला है मीडिया के सामने। देखिए कि मैं अकेला पड़ गया हूं, मेरे लोगों ने मुझे साथ नहीं दिया। डॉक्टर साहब, राहुल जी ने, देखिए वजह मैं आपको बता रहा हूँ, आप शायद डिबेट को किसी दूसरी साइड ले गए। डिबेट हमारी कुछ तो सर, तो डिबेट तो एक ही तरफ नहीं रहेगी ना कि नहीं, तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। इनजस्टिस हो जाएगा ना सर। नहीं, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ ना। जब बात वोट कटुआ की आएगी भाई, तो बात दूर तक जाएगी। देखिए, नहीं, वोट कटुए की ये उसकी बात नहीं है। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बात करी, आरएसएस पर बोलेगा, डिबेट दूसरी साइड लेगा, लेकिन मैं उसका जवाब देने के लिए भी तैयार हूँ। ठीक है, दीजिए। राहुल गांधी जी हमेशा या गांधी परिवार या कांग्रेस आरएसएस विरोधी रही है और रहेगी। कांग्रेस सत्ता में रहे या ना रहे, लेकिन इस विचारधारा के साथ समझौता नहीं करेगी। लेकिन आप एआईएमएम के समर्थक हैं या नहीं है, मैं उसको कैसे पहचानूंगा सर? अगर जब तक, सुनिए तो आप, जब तक आपके अंदर से वो आवाज निकल के नहीं आएगी, तब तक मैं आपको नहीं समझूंगा कि आप किसके समर्थक हैं। सर, अभी जब आपने बोला राहुल गांधी जी के बारे में, तो ये तो मैंने स्वयं बोला ना कि राहुल गांधी जी, उनका परिवार, नेहरू गांधी फैमिली एक इकलौता आरएसएस विरोधी रहा है। आपके 2019 में आपको पता है सर कि आरएसएस ने इंटरनल सर्वे कराया था फरवरी 2019 में, तो उन्होंने जो है पाया था कि भाई बीजेपी बुरी तरह हार रही है। क्यों हार रही थी? क्योंकि राहुल गांधी जी आपके जो नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के जो हमारे नेता हैं, किसी वक्त मैं भी कांग्रेस में हुआ करता था, ठीक है ना, तो वो उन्होंने साफ बोला था कि चौकीदार छोड़े, लेकिन उसका किस नेता ने समर्थन किया? आप बताइए। राहुल गांधी जी ने अपने 4, 5, 10, 8 लोगों को जो बना के रखा हुआ था, यंग एज में मिनिस्टर बना दिया था, किसी ने एक शब्द बोला? सर, आपके कांग्रेस पार्टी के लोग जो हैं वो प्रो आरएसएस हैं, वो आरएसएस समर्थित हैं, वो सामने में नहीं बोल पाते हैं, उनकी हिम्मत नहीं है उनकी बोलने की। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी जो है डे बाय डे डाउनफॉल होता जा रहा है, और अपने निकम्मेपन का वो इल्जाम असदुद्दीन ओवैसी साहब को हैदराबाद जाके लगाते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फिर अब डिबेट फिर घूम फिर के वहीं आ गई है। तो भैया हाँ, बिल्कुल, अब आई है सही जगह पर, अभी आई है। ठीक है, कांग्रेस पे आप आरोप प्रत्यारोप कुछ भी लगाते रहिए डॉक्टर साहब, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा, और आप भी सच्चाई जानते हैं, आप भी कांग्रेस में लंबे वक्त तक रहे, शायद मेरी जितनी एज है उसके आसपास ही आप शायद कांग्रेस में रहे होंगे। बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस, देखिए मैं था, आपको एक और चीज क्लियर कर दूं कि मैं कोई बाई प्रोफेशन डॉक्टर नहीं हूं, आई एम हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ठीक है ना? बिल्कुल। लेकिन मैं एक चीज और बता दूं आपको कि कांग्रेस में हम एक्टिवली थे, लेकिन मैं एआईएमआईएम का कोई सदस्य नहीं हूं सर। मैं जेन्युइन चीज बता रहा हूं, मुझे तकलीफ, जो बात सच है मैं वो बता रहा हूं, सर का कहना है। मुझे तकलीफ होती है कि कांग्रेस अपने आप को क्यों नहीं सुधार पा रही है। आप मेरा जवाब तो ले लीजिए आप। जी, लाइए। देखिए, मेरा आप जवाब ले लीजिए। मेरा जवाब ये है कि कांग्रेस हमेशा आरएसएस विरोधी थी, है और रहेगी। जिस भी नेता का राहुल जी को पता लगा कि भाई ये आरएसएस से कहीं ना कहीं इसकी विचारधारा मैच होती है, राहुल जी ने उसको किनारा किया है। एक नाम बताइए सर। अरे जितने भी आ जाए, देखिए मेरी बात सुनिए,
जिन नेताओं की आप बात कर रहे हैं जी, जिन नेताओं की आप बात कर रहे हैं आज वो कांग्रेस में नहीं है। फिर भी कोई एक नेता का नाम जिनकी बताइए। विचारधारा थी, देखिए राहुल गांधी जिसको राहुल जी ने निकाला, अरे मेरी बात तो उनको सुनिए, सर मोदी जी के डर ने निकाला। अरे हाँ, सर राहुल गांधी जी ने नहीं निकाला उनको। आप नहीं मानेंगे उन चीजों को, तो राहुल जी ने रोका भी नहीं ना उनको। राहुल गांधी जी समझ चुके थे। बिल्कुल राहुल गांधी राहुल जी गांधी से जी मुझे देखिए किसी को भी निकाल के एकदम सर राहुल गांधी जी से मुझे पर्सनली किसी को भी कोई आपत्ति नहीं देखिए है। किसी को भी निकाल के नहीं फेंका जाता है। गुलाम नबी आजाद 42 साल जी, पदों पे रहे हैं, जी, लेकिन जाते जाते वो भी अपना संगीपन दिखा गए। नहीं रोका कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने नहीं रोका, जी, जाने दिया, क्योंकि वो बहुत लेट पता लगा कि भी हाँ ये इन्होंने भी खाकी निक्कर पहना हुआ है। सर वो सुन आप तो लीजिए, सुन तो आपके यहाँ लीजिए। ऐसी लिस्ट है सर। अरे सर आप सुन तो जाने वाले लीजिए। को नहीं रोक सकते। सर सुन तो लीजिए, जिसका भी हमें पता लग रहा है वो चाहे खुद जा रहा है या हम निकाल रहे हैं, हमें जब भी पता लगेगा कि ये आरएसएस के लोग हैं, हम उनको हमारी पार्टी में उनकी कोई जरूरत तो नहीं है। तुम्हारी पार्टी नहीं अब बचेगी सर। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर अब तुम वो इस वैसी- हिसाब से रहे ना कि हमें अगर पता चला कि आरएसएस के लोग हैं, तो मैं कहता हूं कि तुम्हारी पार्टी में एक गांधी परिवार के अलावा और एक दो माइनॉरिटी के जो नेता हैं उनके अलावा कोई तीसरा व्यक्ति दिखाई नहीं देगा। देखिए व्यक्ति हमेशा ये कांग्रेस, हालात है देखिए पार्टी के। कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है और वो रहेगी। ये कह के आपने जैसे कह दिया तो इसे डिनाई नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता है इसको, क्योंकि ये आपने भावुक होके ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। नहीं, ये चलो सच्चाई ठीक है, है। ये सच्चाई है। कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है और सबसे पुरानी पार्टी है। कहीं ना कहीं अगर जब भी लड़ाई है या बीजेपी को नहीं किया जाएगा। बीजेपी को डॉक्टर साहब, मैं एक मिनट अपनी बात भाई रख आपके फेवर की बात कर रहा हूँ, इससे मैं- कोई मेरी- इनकार नहीं हाँ। किया जाएगा कि वो नेशनल पार्टी है। बिल्कुल वो नेशनल पार्टी है और रहेगी। जी, बीजेपी को उखाड़ने का काम भी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ही करेगी। कांग्रेस तो बाकी खुद उखड़ चुकी अरे है। नहीं उखड़ रही, कौन कह रहा उखड़ रही है? कहाँ पे उखड़ रही है? अभी लोकसभा में देखो, तीन बार तो पहले मेरी बात चुकी है सुनिए। दिल्ली में। अरे मेरी बात सुनो, वो अंडों का मसला नहीं होता है। 14-15 राज्यों में हम जब मेरी बात इनको सुनो, जब लोकसभा की जनता सीटों में हम एक जनता एक के भी सीट नहीं मिली, तो फिर ये हम क्या जनता हालात के है? बीच में जा रहे हैं, हम जनता के बीच में बराबर जा रहे हैं। जनता फिर भी कहीं ना कहीं डिवाइड हो जाती है। सोच रही है हम पे- हमारे हाँ, लिए। बिल्कुल सर- सोच रही है। सर- अभी भी ये जो डर लोगों में बिठाया गया दिल्ली के अंदर, बहुत सारे लोगों ने फिर भी छोटे रिचार्ज पे भरोसा करके, मुसलमानों ने भी खास करके उनको वोट दिया है। बाकी अपने ओवैसी साहब पोलराइज करने के लिए उसको आ ही गए थे, ठीक है। आगे और सबसे गुम बिल्कुल चौधरी। बिल्कुल कांग्रेस देखिए, की डिबेट- राजनीति में जब तक राजनीति- ओवैसी साहब नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये देखिए- हारेंगे तो कहेंगे कि भैया वो आम आदमी पार्टी हरा, सॉरी एमआईएम पार्टी हरा के चली बिल्कुल गई। बिल्कुल ये हारेंगे बिल्कुल तो। बिल्कुल। अगर बात ये है, ओवैसी साहब हरा के चले अगर गए। आपको लगता है, सॉरी एक सेकंड, अगर डॉक्टर साहब को और आपको अगर यहाँ से लगता है, नहीं, मुझे नहीं लगता। नहीं अगर आपको लगता है कि एएमआईएम बाकी में भी टीम नहीं है, तो अभी बिहार का चुनाव आ रहा है, आप सबकी सब सीटों पे उनका प्रत्याशी उतरवाइए आप। अच्छा सर, आप बताइए इस पे कुछ। सर सर, कह रहे हैं ठीक कि है। बिहार में सारी सीटों पर सर इलेक्शन सर लड़वाइए। महाराष्ट्र में लेटर लिख के दिया गया था आपके पार्टी को, स्टेट इकाई को, एआईएमआईएम की तरफ से कि हम एक साथ में चुनाव लड़ेंगे। कोई रिस्पॉन्स नहीं आया सर। नहीं हम नहीं लेंगे उनको साथ। तो फिर जब आप नहीं लोगे नहीं तो लेंगे फिर क्या सर। करोगे? हमारे सर पास जब आप नहीं लेंगे हम तो चुनाव लड़ेंगे ना तो सर। आप लड़िए। सर आप 2 सीट की बात करते हैं, जो 1984 में बीजेपी के पास 2 सीट हम थी। आपको यही कह रहे हैं, हम यही कह रहे हैं कि आप सबके सब सीटों पे लड़िए। आप सिर्फ उन 5-7 सीटों पे चुनाव क्यों लड़ेंगे जो मुस्लिम बहुल है? हमने 5-7 सीटों पे कहाँ चुनाव लड़ी है सर? 15 सीटों पे चुनाव लड़े हो आप पिछली बार भी। तो आप तो कहते हैं कि भाई हम सिर्फ मुसलमानों की पार्टी हैं, हम और ये हैं, हमारे वहां पे बहुत सारे हिंदू कैंडिडेट नहीं खड़े हुए हमारे। तो आप आप बिहार जितनी में भी सीट है, बिहार की जितनी भी सीट है, आप सब पे उतारिए प्रत्याशी आप। और सिर्फ बिहार में ही नहीं, सर एक बात बोलूं मैं? आप बिहार सर में एक बात बोलूं मैं सर? सर एक सर, सेकंड, एक बात बोलूं मैं? सर एक सेकंड, सिर्फ मेरी एक सेकंड बात सुन लीजिए। बोलिए। आप जो है खाली बिहार में ही नहीं, पूरे भारत के अंदर जी। जहां भी चुनाव होता है, आप सारी स्टेटों पे प्रत्याशी उतारिए, सारी सीटों पे प्रत्याशी उतारिए। हम जो ठप्पा उस पे लगा हुआ है जी एएमआईएम पे, जी। हम वो खत्म कर देंगे। जी। लेकिन जी अगर जहां जैसे पंजाब है, जी। आप पंजाब ले लो, पंजाब में सिखों को चुनाव लड़ना है, जी जहां दलित सीट है वहां दलितों को टिकट दें, जी जहां मुसलमान है वहां मुसलमानों को टिकट दें। जी हम जो बी टीम का उन पे जो टैग लगाते हैं, हम उस टैग को हटा देंगे। सर- लेकिन अगर वो सिर्फ मुस्लिम बहुल सीटों पर अगर चुनाव लड़ेंगे और आगे पूरे चुनाव का समीकरण अगर खराब करेंगे, तो वो सिर्फ मोदी जी के आदेश पे आते जी। हैं और पूरा चुनाव खराब करने के लिए आते तो सर एक चीज मैं बता दे रहा हूं, आप जब बता रहे हैं ना कि बिहार में वो पूरे सीट पे चुनाव लड़े, सर ये जो आपका जो कांग्रेस का घमंड है ना, नहीं, घमंड तकब्बुर, नहीं है। सर मेरी बात सुन हैं। तो कांग्रेस लीजिए। का भी घमंड नहीं सर है। सर सुन तो लीजिए, सर सुन लीजिए मेरी बात भी।
बिहार में इसी साल चुनाव होने जा रहा है सर, बिल्कुल अक्टूबर नवंबर में चुनाव होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर लिख के रख लीजिए मेरी बात, आज दिल्ली के चुनाव का रिजल्ट आया है, लिख के रख लीजिए मेरी बात सर। अगर एआईएमआईएम से आपने बिहार में गठबंधन नहीं किया तो आपकी सरकार नहीं बनेगी बिहार में, अगली बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं मैं, और ये पक्की बात है। नहीं बिल्कुल देखिए ये आप इस पर क्या आप कहेंगे? नहीं आप कोई ज्योतिष नहीं है जो मतलब आपने भविष्यवाणी कर दी कि उनकी सरकार बनने के लिए जा रही है। दिल्ली का जो चुनाव हुआ, जो इन 2 सीटों की वजह से जो बीजेपी की यहाँ पे सरकार बनी है, ये अब जो बिहार की जनता है वो बिहार की जनता अब समझ चुकी है। क्या आप जब ये 15 सीटों पे वहां पे चुनाव लड़ने के लिए क्या जाएंगे, समझ चुकी है? वो समझ चुकी है कि सिर्फ ओवैसी साहब पोलराइज करने के लिए आते हैं मुस्लिम वोटों का। बिहार की बहुत समझदार जनता है, एक बार भरोसा किया था इन पे, एक बार भरोसा किया था और इनको मतलब कुछ सीटें इनको दी भी थी, 5 सीटें दी थी, लेकिन 4 अब सीटें हाँ लेकिन अब ये कहीं भी चले जाए, अब इन्हें कोई भी ना वोट देगा ना इनको कोई सीट मिलेगी। अगर वो जैसे अभी अशरफ साहब ने बोला, आप अशरफ साहब ने बोला अभी, क्या अगर आप उनको साथ में नहीं लेंगे तो आपकी सरकार नहीं बनेगी। देखिए उनके बिना चुनाव लड़ा जाएगा और सरकार भी बनेगी हमारी, ठीक है, और तेजस्वी जी हम सब मिलके वहां चुनाव लड़ेंगे, ठीक है और सरकार भी बनेगी। आप भी देख लेना इसी साल वहां पे इलेक्शन है जी, और हाँ वहां पोलराइज नहीं होगा, वहां पे वोट पोलराइज नहीं होगा, क्योंकि मुसलमान वोट समझ चुका है कि उनका भविष्य सिर्फ कांग्रेस में सुरक्षित है जी। ओवैसी साहब को वोट देने का मतलब बीजेपी को फायदा पहुंचाना है, ये दिल्ली से मुसलमानों ने सीखा है। बड़ी बात कह रहे हैं आप कह रहे हैं कि मुसलमान का भविष्य सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस सरकार में ही सुरक्षित है, बाकी किसी भी पार्टी में सुरक्षित नहीं है मुसलमान का भविष्य। क्या इसमें आप कुछ कहना चाहेंगे सर? सर आपके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे अहमदाबाद में, एहसान जाफरी साहब, 2002 का जब दंगा हुआ था ना, तो जिस तरह से आज ताहिर हुसैन साहब को छोड़ दिया उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी ने, उसी तरह से कांग्रेस को छोड़ दिया था 2002 दंगे में उनको, और वो मारे गए थे वहां पे। वो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो आपके पदाधिकारी नहीं थे, वो आपके ताहिर हुसैन साहब की तरह कॉर्पोरेटर नहीं थे। एक और चीज बता दे रहा हूं सर, ये दौर गया, मुसलमानों ने और भी बहुत कुछ सीख लिया है। जैसे आपने बोला ना कि मुसलमानों ने सीख लिया है कि भाई हमारा करता धरता माई बाप सब कांग्रेस पार्टी है या वोटिंग सेकुलर पार्टी है। वो एक दौर था। वोट लेने वाली सर 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 एक मिनट सुन लीजिए सर, वोट लेने वाली सेकुलर पार्टी के बारे में मैं बता दे रहा हूं सर आपको। आप बिहार में 14% वोट है मुसलमानों का, और आप वहां पे कितने लोगों को आप स्टेज पे देते हैं सर? आप टिकट नहीं देते हैं मुसलमानों को, टिकट नहीं देते हैं मुसलमानों को, स्टेज पे नहीं बैठाते हैं। आप डरते हैं कि हिंदुत्ववादी पार्टी जो है आरएसएस बीजेपी, वो कहीं उसकी वजह से मेरा नुकसान ना हो जाए। तो एक चीज याद रख लीजिएगा सर, सर एक चीज याद रख लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूं सर, एक चीज याद रख लीजिएगा, जितनी भी वोटिंग सेकुलर पार्टी है, वोट लेने वाली सेकुलर पार्टी भारत के अंदर, कांग्रेस को अगर थोड़ी देर के लिए मैं अलग कर दूं तो वो सारे के सारे मुसलमान के वोट से मुख्यमंत्री बने हैं, मंत्री बने हैं, एमएलए बने हैं, एमपी बने हैं, नहीं तो उनकी औकात नहीं थी कि वो सत्ता में आते। बिल्कुल। तो जब ऐसी बात है तो एक चीज याद रखिएगा, तो जिस मुसलमान ने आपको सत्ता की उस ऊंचाई तक पहुंचाया, उसको आप जगह नहीं देंगे तो आप स्पेस दे रहे हैं एआईएमआईएम को। और ये हकीकत है, ये वाला आंकड़ा आपने दिल्ली में देख भी लिया है। मुसलमान केजरीवाल जी से नाराज थे, पूरा इम्पैक्ट पड़ा है उनके ऊपर, पूरा इफेक्ट पड़ा है। देखिए आम आदमी पार्टी अपने अहंकार से हारी है। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों ने उनको वोट नहीं किया है। अगर अमानतुल्लाह आज जीत के आए हैं तो वो मुसलमानों के वोटों से जीत के आए हैं। अगर चौधरी जुबैर जीत के आए हैं तो वो मुसलमानों के वोटों से आए हैं। नहीं चंद की बात नहीं है, मैं आप समझिए, मैं आपको बहुत सारी विधानसभाएं ऐसी हैं जहां पे मैं आपको बता देता हूं, जहां पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और तुम्हारी बीजेपी के साथ लड़ाई थी, यहाँ पे 3 वहां पे ओवैसी साहब भी नहीं थे। ओवैसी साहब तो 2 सीटों पे थे। मैं क्या बता रहा हूँ आपको, मैं भी वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सारी सीटें ऐसी हैं वहां पर भी कांग्रेस को मुसलमानों ने उस हिसाब से वोट नहीं दिया है जितना वोट आम आदमी पार्टी को मुसलमानों ने दिया है। मुसलमानों ने अभी भी आम आदमी पार्टी पे भरोसा किया, हालांकि आम आदमी पार्टी ने, चाहे वो सीएनआरसी वाला मुद्दा रहा हो, तुम्हारा कोरोना वाला मुद्दा रहा, अभी तो आपने अपने बयान में बात कही थी, अभी सर ने अपने बयान में एक बात की थी कि मुसलमान इस बात को समझ चुका है कि कांग्रेस में ही उसका भविष्य है, और अभी आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है उसको मुसलमानों ने वोट दिया है कांग्रेस से ज्यादा।
सर सुनिए, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। इस इलेक्शन में जो डर मुसलमान के अंदर ओवैसी साहब ने और जो केजरीवाल साहब ने बनाया, ओवैसी साहब ने डर नहीं बिठाया, अरे वो डर ही बिठाया वो डर नहीं है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि बीजेपी आ जाएगी। बात सुन लीजिए, मुसलमानों ने फिर भी वोट किया। ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी को मुसलमानों का वोट नहीं मिला, मिला है, लेकिन उस लिहाज से नहीं मिला, उतना नहीं, नहीं मिला। इतने उसी लिहाज से मिला है। उनका वोट कहीं और नहीं गया है। सिर्फ 2 सीटें अगर आप छोड़ दो, 2 सीटों पे तो पूरा तरीके से पोलराइज हुआ, जिनका फर्क पूरे दिल्ली में देखा गया है। लेकिन उसके बावजूद भी जहां पे एएमआईएम नहीं थी और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी थी, वहां पर भी मुसलमान ने आम आदमी पार्टी पे अभी भी भरोसा किया है। और कांग्रेस को नहीं दिया, नहीं दिया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं दिया, उस हिसाब से नहीं दिया है। कहीं ना कहीं मुसलमानों को अभी भी ये लग रहा था कि यार ऐसा ना हो कि हमारे इधर वोट देने से कहीं ये ना निकल जाए, बीजेपी ना निकल जाए। बीजेपी ना। अभी भी जितनी सीटें 22 की 22 सीटें अगर आम आदमी पार्टी को मिली है, तो आप उनका वोट परसेंटेज निकाल के देखिए, उसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सर इससे कोई इनकार नहीं करेंगे हम कि जो 22 सीट केजरीवाल साहब को आई है, उस 22 सीटों में मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान रहा। बिल्कुल, इससे कोई इनकार नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज और याद कर लीजिए सर, मुसलमान जो हैं, दिल्ली के मुसलमान, वो सेकुलरिज्म को ढेउने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। आप बता रहे हैं एक तरफ कांग्रेस की हम नेशनल पार्टी हैं, हम देश की सबसे पुरानी पार्टी हैं, और आप बोल रहे हैं मुसलमानों ने वोट नहीं दिया हमको। सर नहीं, मैंने ये नहीं बोला नहीं दिया, मैंने नहीं का उपयोग नहीं किया। आपने सर बोला ना कि उन्होंने केजरीवाल से कम दिया, जितना मिलना चाहिए नहीं दिया। नहीं दिया। सर एक चीज बोलूं मैं सर, बिल्कुल। अगर आपको जीत हासिल करनी है, एक चीज मैं बता दे रहा हूं सर, आप एनालिसिस करना ये शुरू कर दीजिए कि आपके हिंदू वोटर आपको क्यों नहीं दे रहे हैं वोट। जब तक आपको हिंदू वोटर वोट नहीं देंगे, कांग्रेस सत्ता की कुर्सी पर नहीं बैठ पाएगी। मुसलमान सारा वोट देता है आपको सर, चाहे पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, असेंबली का इलेक्शन हो, कॉर्पोरेटर का इलेक्शन हो, हर जगह देता है, अनलेस एंड अनटिल उसके पास कोई रीजनल वोटिंग सेकुलर पार्टी ना हो। तो वैसे केस में वो इस्तेमाल कर लेता है रीजनल वोटिंग सेकुलर पार्टी को, और नहीं तो नेशनल वोटिंग सेकुलर पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है उसको वोट देता है मुसलमान। सर मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने डिनाई नहीं किया है कि मुसलमान वोट नहीं देता है। आप ओवैसी जी की तरह दूसरी तरफ डिबेट को ले गए। आप मतलब आप ये आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका सुन तो लीजिए, वोट फिर के ये आएंगे ओवैसी साहब की तरफ भी नहीं कई समर्थकों पे अभी जो सर ने कहा कहीं उनका ना जवाब कहीं, दीजिए आप। बिल्कुल आप मैं ओवैसी साहब को उसी का बताइए। जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर साहब ने ये कहा कि शायद मैंने ये बोला है कि मुसलमान वोट नहीं देते हैं। ये मेरे शब्द नहीं है, वो उन्होंने अपनी तरफ से इसको बोला होगा। मैंने ये बोला है कि अभी भी जो 22 सीटें आई हैं, या जहां पे सेकंड रहे हैं आम आदमी पार्टी, वहां भी मुसलमानों का योगदान रहा है। और क्या, मुसलमानों ने जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी को वोट दिया है उस हिसाब से नहीं दिया है। उसकी वजह यह रही है कि ऐसा ना हो कि यार हम वोट अगर हमारा डिवाइड हो जाता है तो बीजेपी आ जाए। अब आपने बोला कि हमें हिंदू वोटों पे फोकस करना चाहिए। देखिए, मैं कस्तूरबा नगर विधानसभा पे मेरी ड्यूटी थी माइनॉरिटी विभाग की तरफ से, वहां पे अभिषेक दत्त सेकंड नंबर पे आए हैं। वहां पे 5500 वोट मुसलमानों का है, सिर्फ 5500। ठीक है, 5500 में से अगर मुसलमानों का वोट पड़ा होगा ज्यादा से ज्यादा, अगर 50-60% का भी अगर रेशो रहा होगा, तो 3000 के आसपास वोट पड़ा होगा, 3000-3500 के आसपास ज्यादा से ज्यादा, हालांकि पड़ा नहीं होगा इतना। उसमें आम आदमी पार्टी भी वहां से चुनाव लड़ रही थी और आम आदमी पार्टी वहां पे तीसरे नंबर पे आई है। तो जो अभिषेक भाई हमारे जो चुनाव लड़ रहे थे, वो जो दूसरे नंबर पे आए हैं, वो ऐसा नहीं है कि सब मुसलमानों की वजह से ही आए हैं। जो 2000-3000 वोट उन्हें मुसलमान भी मिला होगा, बाकी वोट उन्हें हिंदुओं का ही मिला है। ठीक है, मैं शुरू से जब हमने ये टॉपिक शुरू किया था, मैं तब से आपसे ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस कभी उसको वोट मिले या ना मिले, ऐसा नहीं है कि एक समुदाय ने वोट नहीं दिया तो वो उसकी बात नहीं करेगी। कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है, वो हमेशा हर समुदाय की बात करती है और बात करती रहेगी। मेरा सिर्फ इतना कहना था कि अभी भी जो सीटें यहाँ पे आई हैं, वो उसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपने कहा कि मुसलमान वो वाला नहीं रहा, तो मैं आपसे यही कह रहा हूं कि दिल्ली के इलेक्शन से मुसलमान ने बहुत बड़ी सीख ली है। अब जो अगले स्टेटों में इलेक्शन होना है, आने वाला टाइम बिहार का है, इसी साल बिहार में चुनाव होना है। बिहार में वोट पोलराइज नहीं होगा, वो कांग्रेस के साथ जिसका भी गठबंधन होगा, मुसलमान हो ये जो अदर बिरादरी जो भी हैं, वो सब अब गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी होंगे, उनको वोट करेगी। क्योंकि मुसलमान भी इस बात को समझ चुका है कि हम वोट अगर पोलराइज होगा तो उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। ये दिल्ली में देखा है।
आप बताइए सर, दिल्ली में 18% वोट मुसलमानों का है और बिहार में 14% वोट है मुसलमानों का। आपने बताया कि दिल्ली के चुनाव ने ये शो कर दिया है कि मुसलमानों ने, उनको समझ आ गई है कि मुझे करना क्या है, किसको वोट देना है, वो सीख उनको मिल गई है। बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल सर एक चीज बता दे रहा हूं आपको, आपका जो है ना कि भाई बिहार में जो है AIMIM लड़ी वहां से, शायद आप कल को ये भी बोल सकते हैं कि भाई उनके 5 MLA थे, 4 भाग गए। बोला है मैंने। तो मैं बता दे रहा हूं सर, वो 4 भागे नहीं, उनको आपके सहयोगी जो है राष्ट्रीय जनता दल के लीडर तेजस्वी यादव जी, उन्होंने पोच करके ले लिया अपने यहाँ, और उसका उनको रिप्लाई भी मिल गया। उनका जो घर है ना, जहां उनका दादियाल है, जहां गोपालगंज में उपचुनाव था और AIMIM ने उनको हरा दिया, वहां से बदला ले लिया। सर एक चीज याद रखिएगा, मैं बता दे रहा हूं सर, मुसलमान चाहे बिहार का हो या दिल्ली का हो या इंडिया का हो, मुसलमान को किसी भी सत्ता से कुछ भी नहीं चाहिए, वो अपने मेहनत से सब कुछ कर लेगा। मुसलमान को सिर्फ चाहिए जान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत। अगर वोट लेने वाली सेकुलर पार्टी, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी, कांग्रेस या स्टेट की जितनी रीजनल पार्टीज हैं, अगर मुसलमानों के जान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत नहीं कर पाएगी, उनके जेन्युइन संवैधानिक मुद्दे पे नहीं बोल पाएगी, चुप्पी साध देगी, तो मुसलमान कोई जरखरेज गुलाम नहीं है आपका कि आपको वोट बिहार में दे देगा। बिहार में सर ऐसी पटकनी पड़नी है आपको, ऐसी पटकनी पड़नी है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं सर। आप भी बिहार सर मैं बिहार से हूँ, सर मैं बिहार से हूँ, और मैं एक और चीज बता दूं, मैं स्टूडेंट यूनियन का लीडर भी रहा हुआ हूँ। चलो अच्छी बात ठीक है ना सर? मैं यही कह रहा हूँ कि आपको जो है हमसे ज्यादा तजुर्बा है चीजों का, लेकिन जैसे आप बार बार कहते हैं कि मतलब ओवैसी साहब की इन सारी चीजों की गारंटी दे रहे हैं आपको कि भाई मतलब वो सारी चीजों की सुरक्षा करेगी, हमारे इज्जत की, आबरू की, माल की। ये चुनाव का कोई मुद्दा नहीं है जो आपने जो सुन लीजिए पहले। सर सुन तो लीजिए, वैसी साहब को कितने सीट मिलेंगे? सर सुन तो लीजिए, सर सुन तो लीजिए। कांग्रेस देखिए, राज्यों में उनकी सरकार है, सुन तो लीजिए, कांग्रेस सरकार होगी उसी को बोला जाएगा ना सर। तो तभी मैं कह रहा हूँ ना, तो ये जनता समझ चुकी है, जनता समझ चुकी है कि वो किसी को 1-2 सीट देके या उस पर बट के कोई फायदा नहीं है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही कहा कि दिल्ली में जनता ने ये सीखा है। आपने कहा कि आपका मतलब ऐसा कोई वजूद नहीं है कि मतलब वो आप पर ही निर्भर रहे, आपने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। मैं उनका विरोध कर रहा हूं, मैं आपके उन शब्दों का मैं विरोध कर रहा हूं कि वो शायद हो सकता है कि आपने ज्यादा भावुकता के साथ कह दिए हों। देखिए, कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है, 2014 से 14 तक हमें ये नहीं पता था कि हमें भारत के किस शहर में रहना है, क्या पहनना है और क्या खाना है, लेकिन 2014 से सबको पता लग गया कि हमें क्या पहनना है, कहां रहना है और कितनी हद तक रहना है। और उसकी जिम्मेदार भी AIMIM ही है। सुन तो लीजिए सर, आप सुन लीजिए। हमें 2014 से इस बात का एहसास हो गया। देखो, मैं ओवैसी साहब हूं या योगी साहब हूं या मोदी साहब हूं, मैं हमेशा कट्टरता के खिलाफ हूं। अगर ओवैसी साहब को बिहार में चुनाव लड़ने की जरूरत है तो बिहार से पहले जो तेलंगाना उनका अपना स्टेट है, इन बातों को तो आप समझते होंगे कि पहले बंदे को तो अपने घर से मजबूत होना चाहिए। सर अपने घर से एक मिनट बोलना चाहूंगा सर, मैं सर 1 मिनट बोलना चाहूंगा। आपने मोदी साहब से और योगी साहब से ओवैसी साहब को कंपेयर कर दिया कट्टरता के मामले में। बिल्कुल। किस कट्टरता में ओवैसी साहब जो हैं वो मोदी साहब और योगी साहब के बराबर हैं? आपके मोदी साहब, योगी साहब मुसलमानों के खिलाफ आग उगलते हैं। क्या असदुद्दीन ओवैसी ने आज तक रिकॉर्ड में है किसी हिंदू के खिलाफ आग उगला? कैसे आप उनको कट्टर बोलिएगा सर? सर ये ऐसा नहीं होगा कि आप मतलब फॉल्स इक्विलिब्रियम मत कीजिएगा आप सर, फॉल्स बैलेंसिंग नहीं चलेगा सर। मैं बता रहा हूं, यही फेल्योर है सर आपकी। मैं बता रहा हूं सर, आपको हक बोलना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को। अगर नहीं बोलिएगा तो बिहार में आपका खाता नहीं खुलेगा इस बार। मैं बोल रहा हूं। देखिए, आप मुझे लग रहा है ज्यादा भावुक हो रहे हैं। भावुक की बात नहीं, ऐसा ही डिबेट होती है सर, सच्चाई ऐसी होती है। इमोशन अंदर से निकलते हैं, आप भी निकालिए ना। मैं बता रहा हूँ ना, मैं कोई इमोशन के लिए रोऊंगा थोड़ी ना मैं तो आपके कैमरे पे। तो मुझे रोना नहीं है ना, हम स्ट्रॉन्ग लोग हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं। हम एक ऐसी पार्टी से जो हम लड़ते हैं। देखिए, दिख रहा है मैंने उनसे कंपेयर क्यों किया है? मैंने ये नहीं बोला कि वो हिंदू को गलत कहते हैं। तो फिर कैसे? मैं बता रहा हूँ, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। हाँ, जवाब दीजिए सर। मोदी जी बड़ा इल्जाम लगा दिया। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा इल्जाम है ये। मोदी जी, योगी जी सिर्फ हिंदू की बात करते हैं। ठीक है। और
हमारे ओवैसी साहब सिर्फ मुसलमान की बात गलत करते बोल रहे हैं हैं। आप सर। नहीं। सर गलत बोल रहे हैं। तो फिर आप पंजाब में इलेक्शन लड़ाइए उन्हें। सर उन्होंने आप हमेशा पंजाब फिर मजलूम की बात की अरे है। सर सुनिए उन्होंने तो हमेशा गरीब फिर की बात की है। बिहार में सारी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे वो। ये तो पार्टी डिसाइड क्यों करेगी। करेंगे? मैं तो उस पार्टी में सर हूं तो नहीं। फिर वो जब मैं तो उन उस पार्टी 15 में सीटों हूं पे नहीं सर। सर जब वो उन 15 से 20 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे जो मुस्लिम बहुल है तो वो फिर कट्टरता की तो बात कर रहे हैं। और ये भारत जो है जब ये देश आजाद हुआ है कट्टरता हो गया सर बिल्कुल कट्टरता मैं बताता हूँ क्या होता है। सर कांग्रेस जो चुनाव सर लड़ रही है, वो भी कट्टरता वो पूरे कट्टरता है। प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, पूरे देश में चुनाव लड़ेगी वो। कौन लड़ेगी? हर एक सीट पे कांग्रेस। कब लड़ी है हर सर? अरे सर सर कब नहीं लड़ी है? सर कहाँ लड़ते हैं सर चुनाव आप? क्यों नहीं जगह तो लड़ते? सर हर स्टेट में गठबंधन है। हर किस- स्टेट में हर अरे- स्टेट में गठबंधन है। तो दिल्ली में भी अरे गठबंधन मेरी कर बात लेते। तो सर सुनिए। एक बात बोलूं। गठबंधन सर सुन लीजिए, गठबंधन हमारे सहयोगी दल हो गए ना, एक एनडीए है, एक यूपीए जो पहले होता था, अब इंडिया गठबंधन है। ठीक है, तो इंडिया गठबंधन के जो हमारे सहयोगी हैं तो क्या हम उनके साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे? अरविंद केजरीवाल साहब के हम साथ चुनाव लड़ेंगे ना। लड़ेंगे, आपने हाँ। लड़ा सर। हरियाणा में लड़े लड़े, हैं। आगे भी हरियाणा में लड़ेंगे। भी आप अगर लड़े हम हैं। देखिए हरियाणा में लड़े हैं। अब बिहार में चुनाव है, हम बिहार में लड़ेंगे, हम वहां गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। जी कट्टरता का मतलब सर यही नहीं होता है कि मतलब ये जो देश है ना हमारा भारत, ये सेकुलर है। अच्छा और जो कट्टरता उसका एक टाइम होता है। जी भाजपा है बतेरी कट्टरता, गली पेट किसी का नहीं भर रही है, वो भी सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रही है। ठीक है। हिंदू मुसलमान तो लोगों के पेट नहीं भरते हैं। एक वक्त है, जुनून होता है, जैसे आप जुनून में आ रहे हैं कि वोट तो मिलते हैं ना, हिंदू मुसलमान से अरे वोट सर, मिलते कब हैं। तक मिलेंगे? उनको वोट ही चाहिए सर। सर हमारे बराबर का एक कब तक देश की है। बात अरे कर सर रहे हो? सुन तो 14 हार गए, हमारे 19 बराबर हार का गए और अब यहाँ पे 24 हार गए, उत्तर हमारे प्रदेश हार बराबर गए, का हमारे बराबर में अब एक दिल्ली देश में हार है, गए। हमारे बराबर में एक देश है श्रीलंका। हाँ। ठीक है, वो भी हिंदुओं की बात करता था, आपने देख लिया क्या हालात हुए। बहुत देश ने- की। नेपाल भी है, की बात करता था। नेपाल भी है, नेपाल भी हिंदू राष्ट्र हाँ, था। हिंदू राष्ट्र है। कट्टर शांति है लेकिन नेपाल में। अरे मेरी बात सुनो, रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है। उनके लोग बेचारे हमारे यहाँ पे थोड़े थोड़े पैसों में काम करने के लिए आते हैं। देखिए जब ये देश आजाद हुआ था उस टाइम ये देश सेकुलर देश बना था। ऐसा देश नहीं बना था कि कोई यहाँ पे आए, कोई मुसलमान की बात करे, कोई हिंदू की बात करे। यहाँ पे आप भक्ति तौर पे कर सकते हैं, आप चाहे ओवैसी साहब हो, हमें भक्ति तौर पे नुकसान पहुंचा सकते हैं वो, या योगी साहब हैं या मोदी साहब हैं, वो भक्ति तौर पर राज कर सकते हैं। लेकिन नुकसान पहुंचा सकते हैं ओवैसी साहब भक्ति अरे तौर पे। पहुंचाते ही हैं, लेकिन जब लोगों का वो बुखार उतरता है, जब वो जुनून होता है कि नहीं हम हिंदू की बात करेंगे, हम मुसलमान की बात करेंगे, जब ये जो पेट है ना, पेट जब ये खाना मांगता है तो फिर धर्म पीछे रह जाता है। 2029 में आप देख लेना यही भाजपा सरकार होगी, ये हिंदू की बात कर रहे होंगे और इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी। अब भी गठबंधन के साथ बनाएगी सरकार। बिल्कुल गठबंधन के साथ अपने सरकार दम पे कांग्रेस बनाएगी। नहीं बना सकती अरे सरकार। क्यों नहीं बनाएगी? तो फिर आपने कहा ना वो तो इंडिया बीजेपी, अरे मेरी बात सुनिए, वो तो बीजेपी, अरे बीजेपी मोदी जी तो बहुत स्ट्रॉन्ग नेता होंगे आपकी नजर में, वो भी तो मतलब एनडीए के गठबंधन से सरकार चला रहे हैं। नहीं, देखिए सहयोगी दलों से सरकारें चलती हैं और आने वाला टाइम जो अभी बिहार का आ रहा है, बिहार की जनता ओवैसी साहब पे अब भरोसा नहीं करेगी, ना नीतीश कुमार जी वहां पे आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल वहां पे सरकार बनाएंगे। अच्छा सर, इस पे आप कुछ बताइए। और सर बिहार का जहां तक मुझे लग रहा है ना, बस 2 मिनट समय लूंगा क्योंकि बता रहे हैं नवेद भाई डिबेट एंड करना है। हाँ। बिहार का जहां तक सवाल है ना, अगर आप गठबंधन AIMIM से नहीं कीजिएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप नहीं, वैसे एक बात मैं एक आपको चीज बता बोल दूं रहा यहाँ हूं, पर। अब दूसरी चीज और बोल दे रहा हूं, दिल्ली की बात बोल दे रहा हूं सर जो ये आप बार बार बोलते हैं ना कि AIMIM B टीम है, बिल्कुल है। इसको छोड़िए सर, आपकी नहीं, तारीफ ये कर नहीं दे रहा हूँ छोड़ा सर, जाएगा। आपकी तारीफ कर दे रहा हूँ, सुन तो लीजिए। हाँ। कांग्रेस पार्टी की तारीफ कर दे रहा हूँ सर, कांग्रेस पार्टी की तारीफ कर दे रहा हूँ कांग्रेस तारीफ के लायक है। सर कांग्रेस के लीडर्स के इतना निकम्मा लीडर कोई पैदा ही नहीं हुआ। देखिए अब अगली बात सुन लीजिए सर, अब अगली बात सुन लीजिए, बोलने दीजिए सर मुझे। अपने निकम्मेपन को छुपाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब को हमेशा सुबह शाम दोपहर रात बोलते रहते हैं कि बी टीम है, लेकिन काम अपने लिए नहीं करते हैं। ये वही चीज हो गई, ये तो वही बात सर, ये हो गई। वही चीज हो गई सर कि हम कमाने नहीं जाए हम, और दूसरे को बोलते हैं कि भाई वो जो है नहीं कमा रहा है, वो भी नहीं भाई कमा जाओ रहा। ना कमाओ ना भाई। अब लेकिन एक चीज तारीफ कर दे रहा हूं सर, एंड करने के पहले मेरा पार्ट, सर दिल्ली में सरकार किसी की बनी हो लेकिन जीत कांग्रेस की हुई है, इसके लिए बहुत बहुत मुबारक हो आपको। जीत कांग्रेस की इसलिए हुई है कि देर आयत दुरुस्त आयत आपकी पार्टी को समझ में आया, या शायद राहुल गांधी जी की बात उनके नीचे वाले लोगों ने मान ली और उन्होंने अकेला चुनाव लड़ा, और उन्होंने जो आरएसएस की सौतेली पार्टी है आम आदमी पार्टी,
उसके खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा और आम आदमी पार्टी को उनका सही जगह पे पहुंचा दिया, बदला बराबर कर लिया। तो ये जीत आपकी है सर। इस पर आप बोलिए राजू ये साहब। आपने बहुत अच्छी बात जीत कही आपकी है है। ये। जीत हमारी भी है। मुबारकबाद आपको। इनको भी जरा एक बार कांग्रेचुलेशन देखिए, बहुत मुबारक हो। देखिए नहीं मुझे इसमें तो ज्यादा मुबारकबाद नहीं दीजिएगा, इसमें हालांकि हमने इतने वोट लाए हैं एआईएमआईएम वालों ने, जितने हाँ, आपके शायद नहीं पहली उसने बार पूरे नहीं लाए। पूरे दिल्ली पहली पे बार में। उसने पूरी दिल्ली पे फर्क डाला है। जी। लेकिन अब लेकिन मुबारक हो आपको। आपको भी मुबारक हो, क्योंकि आप कामयाब हुए हैं। जो जिम्मेदारी मिली थी, आप कहीं ना कहीं उसमें आपने जिम्मेदारी से निभाई है और खरे उतरे हैं उसमें। सर अभी और उतरेंगे, अभी देखते जाइए, अभी 2 सीट पे लड़े हैं ना सर। अगर आप और लोगों ने मैं- अपने आप को नहीं ठीक किया तो हो और- सकता है कि अगला चुनाव हम यहाँ पे 17 सीट पे लड़ने और मैं जाएंगे। आपको बता दूं, फिर तो काम खत्म हो मैं जाएगा। इस कैमरे के सामने ये बात कह रहा हूँ हाँ। कि ना तो हम एएमआईएम से कहीं पे गठबंधन करने जा रहे हैं, और बिहार में हम सरकार बनाएंगे और एएमआईएम के बिना बनाएंगे, क्योंकि एएमआईएम बी टीम थी, है और आगे भी वो उस पे काम करती रहेगी। जितनी चाबी उनमें भरी जाती है वो इतना ही काम करते हैं। आपके नवेद भाई, आपके भी जितने दर्शक हाँ। इस वीडियो को देख रहे होंगे, ठीक है। उन सबको भी पता है। आप उनसे अपने कमेंट में आप पूछ के देखना। और मेरी भी आप सबसे दोस्तों अपील है, आप लोग भी जब ये वीडियो देखें और आप खुद कमेंट करके इनको बताना कि बी टीम ओवैसी साहब हैं या नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नवेद। जाते जाते एक बात मैं आपको बता दूं राजू साहब कि आपकी बातों से और आपकी पार्टी की बातों से एक चीज तो बड़ी जरूरी हो गई कि जैसे देश के मीडिया को अपनी टीआरपी के लिए मुस्लिम जरूरी है, और ये बीजेपी को अपनी सत्ता बचाने के लिए मुसलमान से नफरत जरूरी है, वैसे ही आपकी पार्टी को अपनी नाक बचाने के लिए ओवैसी साहब का नाम जरूरी है। आप जहां पर भी हारते हैं वहां पर आप ढूंढते हैं एंगल कि भैया इधर कहीं ओवैसी साहब तो नहीं है, और जहां आपको दिखाई दिए कि ओवैसी साहब यहां मौजूद है, आप कहते हो बी टीम बी टीम बी टीम बी टीम। वो भले ही 1-2 सीटों पर चुनाव लड़ते हो, लेकिन आपकी पार्टी कहती है कि इसका इफेक्ट पूरे राज्य पर पड़ा है, और ये हकीकत है सर। मैंने शुरू में भी नवेद भाई एक बात कही थी, एक एक बयान चुनावों का समीकरण चेंज कर देता है। एक एक प्रत्याशी जो इस तरीके की बातें करता है, जैसे भाजपा के भी कई सारे नेता इसमें हैं, उन्होंने भी भाजपा का जो माहौल बनाया है, तो आप भी काफी जिम्मेदार आदमी हैं। डॉक्टर साहब भी हमारे वरिष्ठ नेता रहे हैं और हमारे बड़े हैं, उन्हें भी ज्यादा तजुर्बा है, लेकिन चुनावों में बयानों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। एक एक बयान बहुत इफेक्ट करता है चीजों को। तो ओवैसी साहब का बयान सर देते ना आप लोग? सर मैं दे रहा हूं। मैं देखो, हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कुछ बयान इसलिए दिए जाते हैं कि हम उस पर कटाक्ष करें और उसका हमें नुकसान हो, तो हम ऐसे बयानों पर जवाब नहीं देते हैं जिससे हमें या हमारे लोगों को नुकसान हो। ओवैसी साहब की जो अभी आपने फिर हमारे नवेद भाई ने बात कर दी कि हम उन पे ठिकरा फोड़ते, देखिए हम उन पे ठिकरा नहीं फोड़ रहे, वो साबित हो चुके हैं। और आपके ये दर्शक जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ये भी बताएंगे इसको, ये बताएंगे, ये आपके पीछे पड़ जाएंगे। नहीं, मेरे पीछे नहीं पड़ेंगे, मेरे पीछे नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वो जानते हैं इन चीजों को। पोलराइज अगर कोई करता है तो वो ओवैसी साहब करते हैं, और हम अपना ठिकरा किसी पे नहीं फोड़ते। हमें जो प्यार दिल्ली की जनता ने दिया है, या जो भी देश में जहां पर भी चुनाव होता है, जो भी हमें लोगों का प्यार मिलता है, जहां पे हार होती है हम हार को स्वीकारते हैं, और जहां पे जीत होती है वहां पे हम जीत को भी स्वीकारते हैं। जीत तो कभी होती है, हार ऐसा नहीं है, हारी होती अरे ऐसा नहीं, ये भी दिल्ली में भी हम जीते हैं, दिल्ली में भी हम जीते हैं। दिल्ली में हम ऐसे जीते हैं कि जो बड़े साहब थे, बड़े साहब के जो छोटे साहब थे, छोटे साहब ने आज बड़े साहब को घुमा फिरा के जो दिल्ली दी है, जिस दिल्ली के लिए बीजेपी लड़ रही थी, डायरेक्ट नहीं ले सकती थी हमसे, उन्होंने प्लांट किया अपने छोटे साहब को, छोटे रिचार्ज को, केजरीवाल साहब को, और आज केजरीवाल साहब ने दिल्ली उनको सौंप दी कि भैया ये लो तोहफा। अब हमारी लड़ाई जो छोटा रिचार्ज था वो हो गया दरकिनार। अब हमारी और बीजेपी की सामने से लड़ाई है। अगली बार फिर हम यहीं पे बैठ के इसी टाइम हम आपके इसी चैनल पे हम डिबेट करेंगे। अगली बार हम इनसे दिल्ली फिर छीन लेंगे। अच्छा सर, आप लास्ट बारी बोलना चाह रहे थे, कुछ बताइए, उसके बाद फिर एंड करते हैं। नवेद भाई इस चीज से तो आप भी एग्री कीजिएगा। आपने सबसे पहले बहुत बहुत आपको मुबारक हो
कि आपने बहुत ही बेहतरीन जो है एंकरिंग की। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि आप भी इस चीज से एग्री करेंगे जी। कि एआईएमआईएम जैसी पार्टी जिसने दिल्ली में पहली बार चुनाव लड़ा और अपने दोनों सीट पे इतना वोट लाई जितना हमारे भाई साहब जो पाशा भाई बैठे हुए हैं, इनकी पार्टी कांग्रेस भी उतना बड़ी सीट पार्टी नहीं ले पाई कांग्रेस। सर। और बी टीम हमें इनको बोला जाता है एआईएमआईएम को। तो सबसे पहले ओखला की जो जनता है जिन्होंने वोट दिया, जिन्होंने जिताया अमानतुल्लाह साहब को, उनको भी मुबारकबाद। बहुत मुबारकबाद। और दूसरी बात कि जिन्होंने वोट दिया शफाउर रहमान साहब को, उनको भी उनको मुबारकबाद। बहुत बहुत मुबारकबाद। उन्होंने बहुत मेहनत किया। मैं पर्सनली खुद बोलता हूं कि हमारे जो भाई, हमारे बहन जो जेल में बंद हैं एनआरसी वाले में, वो हमारे लिए बंद हैं, आपके लिए बंद हैं, वो किसी और के लिए बंद नहीं है। तो उनको जो है मैं उनके सामने मैं शर्मिंदा हूं कि हम उनको यहां से या हमारे लोगों ने किसी तरह डर के माहौल में, केजरीवाल के डर के माहौल से, कांग्रेस के डर के माहौल से उन्होंने वोट दे दिया अमानतुल्लाह को और शफाउर रहमान साहब नहीं जीत पाए। तो जो हमारे जो लोग बंद हैं जेल में, उनसे मैं शर्मिंदा हूं। लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा और बहुत बहुत मुबारक ओखला की जनता को। चलो अब इसको थोड़ा अंत करते हैं। चलो लास्ट कह दो आप। मैं लास्ट में अपनी एक बात कह के इसको छोटी सी इसको कहना। खत्म कर रहा खत्म हूँ। कर। चुनाव आज समाप्त हो चुका है, कल से फिर वही दिनचर्या की सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। और मैं ऐसा आपके तरफ से मैं उम्मीद करता हूँ कि अब जो लोग जेलों में बंद हैं, मुझे उम्मीद है कि ओवैसी साहब उनके केस लड़ेंगे। और जो सिपा और रहमान साहब दोबारा जेल चले गए हैं अपने इलेक्शन के बाद, प्रचार के बाद, या ताहिर साहब चले गए हैं, मुझे उम्मीद है जितनी फिक्र ओवैसी साहब ने अब की है इन दोनों प्रत्याशियों की, इनके साथ साथ जितने भी लोग एनआरसी में या सीए में, मतलब किसी भी प्रकार से जो जेलों में बंद है, वो आप हमें भी बताना। किसी दिन और बैठेंगे हम इसी चैनल पे कि कितने लोगों की लड़ाई ओवैसी साहब अब लड़ रहे हैं। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि ओवैसी साहब को ना तो अब सिपा और रहमान साहब याद आएंगे और ना ताहिर साहब याद आएंगे, क्योंकि वो अपना बैग पैक करके बिहार जाने की तैयारी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, इलेक्शन है तो 100% जाएंगे ही। होता है, लेकिन सच्चाई सामने आ जाएगी कि उन्होंने जो है बाद में उन्होंने एनआरसी में जो बंद हुए बच्चों का साथ देने की कोशिश किया या नहीं किया, ये सच्चाई भी बिल्कुल उसी तरह से आ जाएगी। हम यहाँ पे बैठ के 1 महीने बाद, 2 महीने बाद फिर हम आपसे बात सर करेंगे, आप हमें आंकड़े दें। सर ये सच्चाई ठीक है, इसी तरह आ जाएगी। चलिए ठीक है, इसको यहाँ पर हम लोग बंद करते हैं। और दोस्तों, अगर यहाँ तक आए हैं तो प्लीज 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 अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और जो भी दिल्ली में इलेक्शन में हुआ है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप कमेंट में बता सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा 2 शब्द सर के लिए और 2 शब्द सर के लिए भी आप बता सकते हैं। और वेल, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। यहाँ तक आए तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो शेयर करें। जय हिंद।